स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीआरटी कंप्यूटर एजुकेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ट्रिपल सी के वो महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी दी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है या इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले और वो एग्ज़ाम को घर बैठे ही क्लियर कर सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है ना। अब मैं इसमें बता ही दिया हूँ, डेटाबेस किसके, डेटाबेस यानी एक्सेस के नाम से जाना जाता है, ड्राई यानी पेंट के नाम से जाना जाता है ना। और यहाँ पर आपका जो इम्प्रेस है, ये वाला जो इम्प्रेस आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला जो है पावर पॉइंट के नाम से जाना जाता है ना, प्रेजेंटेशन के नाम से जाना। और राइटर जो है वो क्या, वर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर बात इतना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लिब्रे ऑफिस क्या है ना। तो लिब्रे ऑफिस क्या है, ओपन सोर्स प्रोग्राम है ना। दोनों देखो यहाँ पे लिखा है, इसमें दो तीन चीजें हैं। लिब्रे ऑफिस क्या है, पहला क्वेश्चन है, देखो, एक कार्यालय उत्पादक एक सॉफ्टवेयर है, एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या ए बी दोनों है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ए और बी दोनों हैं, ए एंड बी दोनों हैं। एक कार्यालय उत्पादक सॉफ्टवेयर है और ओपन सोर्स प्रोग्राम भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, जैसे विंडोज आपका ओएस, ठीक है, ये विंडोज जो विंडोज ओएस होता है कौन सा, एमएस डॉस हो गया, ठीक है, विंडोज ओएस हो गया। फिर एंड्रॉयड हो गया, क्या हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये भी आपका जो है वो है। और उसके बाद लाइनक्स हो गया, ठीक है, और मैक ओएस हो गया, कौन सा, मैकिन्टोश ओएस हो गया। तो ये सारे क्या हैं, ये क्या है, ओएस हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक कार्यालय उत्पादक सॉफ्टवेयर और एक ओपन सोर्स प्रोग्राम होता है। ठीक है, नोट कर लिया, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दो सब लोग, क्या पूछ रहा है, लिब्रे ऑफिस चला सकते हैं। चला सकते हैं मतलब कहाँ चलता है, लाइनक्स पे, विंडोज पर, एमएस डॉस पर और ए बी पे। तो ये वाला ए और बी सही है, यानी एंड ए बी पर चला सकते हैं, क्योंकि ए और बी दोनों क्या हैं, ओएस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में। समझ गए। विंडोज किसका प्रोडक्ट है, विंडोज जो है वो आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट का है, किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का, एमएस का है। और लाइनक्स को पुराना नाम रेड हैट भी कहते थे, क्या है, रेड हैट भी कहते थे, पुराना, बहुत पुराना, पहले स्टार्टिंग में आता था। देखो, हमने वहाँ पे आपको लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के बारे में बताया और अगला क्वेश्चन यहाँ पे वही बन के आ गया। ठीक है, इसीलिए एक क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन बन के आते हैं आपके सामने। नोट कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल F2 किसकी शॉर्टकट की है, बताइए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल F2 किसकी शॉर्टकट की है, ठीक है, फंक्शन की, किसकी है, फंक्शन की। तो मैंने आपको पहले बता दिया, फॉर्मेट पेंटर का मतलब, इसको फॉर्मेट पेंटर जो है, जैसे फॉर्मेट पेंटर लिखा है तो फॉर्मेट पेंटर नहीं कहते हैं, इसको क्लोन फॉर्मेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन फॉर्मेटिंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में इसको क्लोन फॉर्मेटिंग के नाम से जाना जाता है। और ये सीट रीनेम जो होता है वो कैल्क में होता है, किसके में, कैल्क में होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल F2 जो है वो फंक्शन है ना, फंक्शन के लिए होता है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, कैल्क खोल दूँ, देखो ये है, ठीक है, मैंने कंट्रोल F2 प्रेस किया, देखो यहाँ पे, देखिए सारे फंक्शन यहाँ पे, फंक्शन विजार्ड आ गया, देखो कंट्रोल F2 से। ठीक है, ये ओके, समझ हो गई बात। बहुत ध्यान से पेपर करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़े, किसको, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल F2 किसकी शॉर्टकट की होती है, नहीं सर, हाँ, सर फॉर्मेट
अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर ये जो है फॉर्मेट पेंटर जो लिखा, फॉर्मेट पेंटर लिखा ना, तो फॉर्मेट पेंटर किस में होता है? ये वर्ड में होता है। किस में होता है? वर्ड में फॉर्मेट पेंटर होता है, एमएस वर्ड में। ठीक है, एमएस वर्ड में होता है। अब क्लोन फॉर्मेटिंग जो होती है वो आपका किस में होता है? उसमें राइटर में। ठीक है, यानी आपका जो वर्ड प्रोसेसर होता है वो। और ये जो सीट नेम है वो आपका पूछा जाता है कैल्क में। किसके? कैल्क में या एक्सेल में पूछा जाता है। ठीक है, समझ गए? ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताएं। अच्छा, लैपटॉप होता है ना, लैपटॉप होता है। तो देखिए तीव्र गति का कंप्यूटर होता है ही है। पोर्टेबल कंप्यूटर, मतलब पोर्टेबल का मतलब कहीं से भी लाए और ले जा सकते हो आसानी से, तो पोर्टेबल तो सही कंप्यूटर है। नेटवर्क सर्वर, नेटवर्क सर्वर आप क्लाइंट बना सकते हो, इसका नेटवर्क सर्वर भी बना सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर। और डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर वो होते हैं जो एक जगह पे रखे होते हैं। तो पोर्टेबल का मतलब क्या हुआ? कहीं भी आसानी से ला और ले जा सकते हैं, उन्हें पोर्टेबल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है इसमें, असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है ना। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो क्या होता है। असेंबली लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि कई भाषाओं से मिलकर लैंग्वेज बनती है, मतलब कई चीज़ों से मिलकर बनती है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो मशीनी जो भाषा होता है इसको हम क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसको लो लेवल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है, लो लेवल लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसको मशीनी भाषा तो कहते हैं, मशीन लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है ना। बाइनरी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। किसके? बाइनरी लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता, सब बता ही दिया है मैंने। ठीक है, तो ये मशीनी भाषा होती है। अब अगले में आते हैं, क्या होता है? तो न्यूमेरिक कोड। देखो इसमें न्यूमेरिक कोड होता है, तो न्यूमेरिक कोड एक सही आंसर है इसका, निमोनिक कोड है ना। तो कई चीज़ों से मिलकर लैंग्वेज बनती है। उच्च स्तर मतलब उच्च स्तरीय लैंग्वेज कौन सी होती है? हाई लेवल लैंग्वेज को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे सी प्लस प्लस, जावा है ना, और आपका पाइथन भी कह सकते हो, लेकिन पाइथन एक और लैंग्वेज होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है ये। ठीक है, और यूनिक्स क्या है? यूनिक्स एक ओएस है। क्या है? ओएस है। तो निमोनिक कोड मतलब इसमें कई लैंग्वेज, मतलब कई भाषाएं मिलती हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिकल हो गया, नंबर्स कोड हो गया। एक ऐसा समझो जैसे डाक्टर लिखता है RX, क्या लिखता है? RX लिखता है ना, लिखता है डॉक्टर, तो ये समझ लो निमोनिक कोड में लिख दिया उसने। डॉक्टर की भाषा है, एक कोड भाषा होता है। ठीक है, उसको कैसे? जैसे लिखा पूरा इंटीजर है, जैसे कोई इंटीजर लिखा जाता है। ठीक है, अब इंटीजर को INT की भाषा में लिख दिया गया। ये देखिए INT, इंटीजर। ठीक है, समझ गए? तो कंप्यूटर की भाषा में जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं तो न्यूमेरिक कोड का भी अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। ओके, आगे बढ़े। किसी लैम सिस्टम में है ना, डेटा ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए उसको दो भाग में विभक्त कर देता है। लैम मतलब लोकल, जो आपका होता है लोकल सिस्टम है ना। तो अब इसको बांटने के लिए क्या करते हैं? देखो इसमें मैंने क्या करा, इसमें देखो मैंने कहा जो रूटर होता है ना, राउटर मतलब दो डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ता है। ठीक है, जैसे बेंगलोर और मुंबई है ना, बेंगलोर मुंबई जैसे हैं, मान लो कोई दो सिटी हैं, बहुत बड़े बड़े मेट्रो सिटी हैं, उनके दो अलग अलग नेटवर्क हैं, लेकिन उनको एक नेटवर्क में जोड़ना होता है, दो डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ना होता है, तब हम राउटर का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? राउटर का इस्तेमाल करते हैं। हब क्या करता है? ये एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस होती है। एक्टिव हब
है ना। और पैसिव हब, दो प्रकार के हब होते हैं। ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट मैसेज डालता है। क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट मैसेज डालता है। ठीक है, मतलब ये नहीं पहचानता है कि अच्छी चीज़ भेज रहे हैं, गलत चीज़ भेज रहे हैं, पैकेट सही जा रहा है नहीं जा रहा है। वो सिंपल हब क्या करता है, सबको एक साथ मैसेज डाल देता है, जिसका जो होगा वो ले लेगा। लेकिन ब्रिज, जैसे होता है ना, रोड पर ब्रिज बनते हैं, तो ब्रिज क्या, ट्रैफिक जैम से बचने के लिए होता है। तो इसी प्रकार आपका जब नेटवर्क में कंजेक्शन प्रॉब्लम हो जाती है तो ब्रिज लगाया जाता है, ब्रिज बनाया जाता है नेटवर्क में। यानी ब्रिज लोकल एरिया लैम सिस्टम को दो भागों में विभक्त करके, नीचे से अलग चले जाएं, ऊपर से अलग चले जाएं। तो डेटा इस तरह से ब्रिज का काम होता है, समझ गए। तो लैम सिस्टम में ब्रिज का इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक चीज़ और होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क में भी, जैसे लोकल लैन में भी, है ना, आपका ब्रिज ही इस्तेमाल कर लिया जाता है। ब्रिज लोकल एरिया में भी ब्रिज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला लिख लिया क्वेश्चन, 10 नंबर नहीं हुआ, जल्दी लिख लिया करो। किसी लैम सिस्टम में डेटा ट्रैफिक के डेटा, देखो देखो यहाँ ट्रैफिक शब्द आया, डेटा ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए उसको, है ना, उसको दो भागों में विभक्त कर देता है। कौन, ब्रिज। उसको यानी ब्रिज दो भागों में विभक्त कर देता है। ठीक है, बैकअप क्या होता है ना, बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो बैकअप का जो शॉर्टकट की होता है, बैकअप का, इसको बोलते हैं एंटी बैकअप। एंटी बैकअप की शॉर्टकट की होती है बैकअप। ये आपका इसका ऐसे कुछ वो होता है, शॉर्टकट की होती है एंटी बैकअप। तो बैकअप क्या होता है, किसी भी डेटा का शैडो कॉपी बनाना। देखो लिखा भी है यहाँ पे, किसी अन्य डेस्टिनेशन पर डेटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना। मतलब कारण क्या होता है, मान लीजिए आपने बैकअप नहीं लिया है किसी चीज़ का, जैसे मान लीजिए अब इसको मैं कर रहा हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, टैली में कोई काम कर रहा हूँ, और अचानक वो जो है हमारा डेटा अगले दिन आता हूँ, कंप्यूटर नहीं चल रहा है या कंप्यूटर में आग लग गई है, तो उससे पहले मुझे बैकअप लेना होता है। तो बैकअप लेने के लिए आप नेटवर्क डिवाइस का यूज़ करते हो, है ना, नेटवर्क में इस्तेमाल करते हो। फिर पीडी का यानी पेन ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हो, सीडी का इस्तेमाल कर सकते हो, डीवीडी का इस्तेमाल कर सकते हो, समझ गए। तो आप कई जगह पर अपने डेटा का बैकअप यानी शैडो कॉपी बना लेते हो, ताकि अगर किसी कारणवश अगर डेटा मेरा चला जाता है तो मैं यहाँ से उसको रीस्टोर कर सकूँ। कहाँ से, रीस्टोर कर सकूँ, समझ गए। इसकी वजह से हमें क्या होता है, बैकअप लेना जरूरी होता है। ठीक है, एंटी बैकअप के नाम से इसको जाना जाता है। ध्यान रखें, किसी अन्य डेस्टिनेशन पर डेटा को कॉपी कर सुरक्षित करना। डेस्टिनेशन मतलब कौन सा, नेटवर्क, पीडी, सीडी, डीवीडी। ओके, क्लियर, आगे बढ़े। अब इसमें भी और आगे क्वेश्चन था, नए डेटा को, पुराने डेटा को फिल्टर करना, वैकल्पिक बिजली की व्यवस्था करना, नहीं गलत है इसमें। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन बनता है, ईमेल, इसमें से वैलिड ईमेल आईडी क्या है। ध्यान रखिएगा, वैलिड ईमेल आईडी। तो वैलिड ईमेल आईडी जो होता है वो ये होता है वैलिड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें डॉट लगा हो, इसके बीच में डॉट लगा हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कह दो कि ये @ आप पहले लगा हो तो नहीं मतलब है, .gmail.com लिखा हो ये गलत है। ठीक है, तो वैलिड ईमेल आईडी जो होता है ये इस फॉर्मेट में होगा। इसमें दो, एक देखो, एक तो यूज़र नेम है पहले तो, ठीक है, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो फॉर्मेट, दो भागों में ईमेल आईडी जो होता है वो दो भागों में बांटा गया होता है। देखो, ठीक है, देखो ये है, एक ये भाग है और एक ये भाग है। तो ईमेल आईडी को बांटने के लिए ये जो है @ सिंबल लगाया जाता है। तो अब आप समझिए, इसमें एक होता है यूज़र नेम, क्या होता है, यूज़र नेम होता है, और उसके बाद होता है डोमेन नेम, यानी जो ईमेल आईडी बनी हुई है वो किस प्लेटफॉर्म पर बनी है, कहने मतलब कौन से प्लेटफॉर्म पर बनी है। तो अभी तो यहाँ पे जीमेल दिख रहा है, हो सकता है याहू पे बना होता, ठीक है, हो सकता है बिंग पे बना होता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट पे बना होता है। ठीक है, तो कई कंपनियां हैं
कई जो प्लेटफॉर्म हैं जो अपनी ईमेल आईडी बनाने के लिए अपने अपने प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करती हैं, समझ गए। तो सबसे पॉपुलर क्या है, जीमेल है। सबसे पॉपुलर क्या है, जीमेल, यानी गूगल अकाउंट है तो उसके लिए जीमेल। ईमेल और जीमेल में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, एक प्रकार का ये माध्यम है, सर्विस प्लेटफॉर्म है। और जीमेल का मतलब है जो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये सब गलत प्लेटफॉर्म, मतलब ये गलत ईमेल आईडी का होता है। वायरस किसके द्वारा फैलता है, अगला क्वेश्चन है ना। तो वायरस किसके द्वारा फैलता है, देखो वायरस ईमेल के द्वारा भी आ सकता है, पेन ड्राइव के द्वारा हो सकता है, वेबसाइट के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। ईमेल के द्वारा मतलब जैसे क्या होता है, किसी ने आपको ईमेल भेजा और उसमें कोई लिंक लगा दिया हो, है ना, कोई लिंक लगा दिया हो। अब क्या हुआ, उस लिंक पे वायरस है, आप जानते नहीं हो, आपने ओपन कर दिया, ठीक है, तो आपके पूरे कंप्यूटर में वायरस फैल जाएगा। पेन ड्राइव, पता चला आपके पेन ड्राइव तो सुरक्षित है और आप दूसरे कंप्यूटर में गए और उसके यहाँ से कोई डाटा कॉपी करके लेके आए, और क्या हुआ कि उसके कंप्यूटर में वायरस था और वो आपके पेन ड्राइव में आ गया। अब अपने कंप्यूटर में लगाओगे तो अपने कंप्यूटर में जैसे फाइल को ओपन करोगे तो पेन ड्राइव भी वायरस आ जाएगा, आपके कंप्यूटर में भी आ जाएगा। वेबसाइट, अगर आप बिना देखे, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर HTTPS लिखा होना चाहिए, ऐसे, समझ गए। यानी सुरक्षित वेब ब्राउजिंग करने के लिए HTTPS लिखा होना चाहिए, समझ गए। या तो ऐसे एक ताला लगा होगा ग्रीन कलर का, तब आप सुरक्षित ब्राउजिंग का इस्तेमाल करते हो, ध्यान रखिएगा। असुरक्षित ब्राउजिंग पर आपका S नहीं लगा होगा, HTTP तो होगा, आप S नहीं लगाओ, तो ये समझ लो ये रिस्की हो सकता है ब्राउजिंग करते वक्त। ब्राउजिंग समझते हो, मतलब ब्राउजिंग के अंदर आप कोई वेबसाइट देख रहे हो, उसमें कोई फोटो पे क्लिक कर दिया, कोई पिक्चर पे क्लिक कर दिया, कोई वीडियो पे क्लिक कर दिया जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, और आपने क्लिक कर दिया तो क्या होगा, वायरस आपके कंप्यूटर में पहुंच जाएगा, समझ गए। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पर उपरोक्त सभी हैं, समझ में आई बात, समझ गए। वायरस किसके द्वारा आ सकता है, ईमेल के द्वारा भी आ सकता है, पेन ड्राइव के द्वारा आ सकता है, और वेबसाइट के द्वारा भी आ सकता है, और इसलिए उपरोक्त सही आंसर राइट आंसर है। ब्लूटूथ क्या है, ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ क्या है, पैन है, यानी पर्सनल नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसकी रेंज कितनी होती है, 10 मीटर तक, कितनी होती है, 10 मीटर तक, बस मैक्सिमम रेंज कितनी होती है, 10 मीटर तक। लोकल एरिया नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, मतलब विश्व में फैला हुआ नेटवर्क, जैसे गूगल वगैरह हो गया या फेसबुक हो गया, ठीक है। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये किसी भी ऑफिस में, है ना, या घर में 10 या 15 कंप्यूटर मिला के, है ना, अब कंप्यूटर मिला के बनाया जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा, नेटवर्क पर जब भी कंप्यूटर जोड़े जाते हैं नेटवर्क पे, तो इनको कई नामों से जाना जाता है। एक तो क्लाइंट कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, और नोड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, नोड, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। नेटवर्क पे कंप्यूटर को क्या कहा जाता है ना, नेटवर्क पर, ध्यान रखिएगा, इंटरनेट पर नहीं, नेटवर्क पर। और मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब ये कि जैसे 40 किलोमीटर की डायमीटर में, यानी डायमीटर मतलब परिधि में, ठीक है, 40 किलोमीटर की परिधि में आपका जो नेटवर्क होता है उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया
नेटवर्क। बढ़े आगे, नोट करते रहना, ठीक है सब चीजें। स्प्रेडशीट में सेल को एडिट कैसे करेंगे? F2 से करेंगे, है ना? F2 से करेंगे ना। F2 से सीट रीनेम होती है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे कर्सर रखा और इसके अंदर लिखना है मुझे कुछ, हमने कीबोर्ड से F2 कर दिया, बस देखो यहाँ पे लिख सकते हो। ऐसे नहीं लिख, मतलब ऐसे लिख सकते हो, लेकिन क्या होता है कोई भी सेल, अब जैसे इसको एडिट करना है तो F2 करेंगे, देखिए यहाँ पे F2 आ जाएगा। ओके, समझ गए? तो सेल को एडिट करने के लिए हम F2 कीपैड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि जो रीनेम होता है, फोल्डर या फाइल को रीनेम करना होता है तो भी F2 का ही इस्तेमाल करते हैं। F5 से रिफ्रेश होता है, जो होता है वो सेफ मोड के लिए होता है बूटिंग के टाइम पर। और ये एक होता है यहाँ पर देखो F7, ठीक है F7, तो इसके लिए होता है स्पेलिंग, है ना, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए F7 शॉर्टकट की होती है, नोट कर लेना। यानी अगर आपके कंप्यूटर में जब आप वर्ड प्रोसेसर पे कोई काम कर रहे होते हो तो कोई चीज लिखते हो तो देखा होगा रेड लाइन आ जाता है या ग्रीन लाइन आ जाता है या ब्लू कलर का लाइन आ जाता है ना? तो अब आपके जो कंप्यूटर में उसको सही करना होता है तो हम F7 कीज का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, हमें सजेशन प्रोवाइड करता है, सजेशन देता है कि भाई आपका वर्ड गलत है, आप इसको सही कर लीजिए, मिले जुले वर्ड मेरे पास हैं, आप देख लीजिए। समझ गए? ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए F7 की इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, F5 रिफ्रेश करने के लिए होता है, रिफ्रेश होता है। अदरवाइज इंटरनेट पर ब्राउजिंग, जो इंटरनेट ब्राउजिंग होता है उसको करने के लिए होता है, रिफ्रेश करने के लिए होता है। मतलब रीलोड, जैसे वेब ब्राउज़र में वेबसाइट नहीं चल रही है तो F5 करेंगे तो वेबसाइट जो है रीलोड हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो पूछ रहा है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देना, कई बार आप लोग करवा चुका हूँ। रन कमांड से MS वर्ड कैसे ओपन करेंगे, बताइए कैसे ओपन करेंगे? सर विंडोज, विनवर्ड, है ना? ये विनवर्ड लिखते हो, कई बार खोल चुके हो, डेली खोलते हो, है ना? मैं भी प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ एक बार। विंडो के साथ R करते हैं तो ये देखो रन कमांड हो गया। अब यहाँ पर टाइप कर क्या करेंगे, विनवर्ड टाइप कर देंगे, बस आ जाएगा यहाँ पर, है ना, बिना स्पेस के। हाँ, विंडो के साथ R खोलेंगे तो रन कमांड खुलेगा, ठीक है? विंडो के साथ R करेंगे तो रन कमांड खुलता है, ठीक है? तो पेंट को खोल लेते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। निम्न में से साइबर अपराध क्या है? देखिए, तो देखिए हैकिंग हो गया, साइबर अपराध है, पोर्नोग्राफी अपराध है, ऑनलाइन अपराध है, ठीक है? और क्या है, एक क्वेश्चन और बनता है क्या, उपरोक्त सभी, ये सभी हैं, ठीक है? तो जो साइबर अपराध है वो सब हैं, साइबर अपराध, निम्न में से साइबर अपराध क्या है, वो सब हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा, नोट कर लो इसको। बढ़ो आगे। किसी फ्लॉपी को फॉर्मेट करने का अर्थ है, अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। देखो फ्लॉपी अभी तो इस्तेमाल नहीं होती है ना? फ्लॉपी जो है अब इस्तेमाल नहीं होता, अब तो भैया SSD इस्तेमाल होती है, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है? किसको, डेटा को स्टोर करने के लिए, किसको, डेटा को स्टोर करने के लिए अभी हम क्या कर रहे हैं, SSD का इस्तेमाल करते हैं आजकल, ठीक है? और आज से पहले मतलब आज से समझ लो 20 साल 30 साल पहले की बात है, 30-40 साल के पहले, तो फ्लॉपी का इस्तेमाल होता है। इतनी बड़ी होती थी, एक छोटी सी, और ऐसे उसमें होता था, और इसमें फ्लॉपी बना होता था। जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी वो केवल 1.44 MB की होती थी, और इसका साइज जो होता है, यानी साइज छोटी होती थी तो 3.25 इंच का होता था, ये समझ लीजिए, ऐसे ये होता था।
फ्लॉपी डिस्क का, ठीक है। बस है किसी फ्लॉपी को फॉर्मेट करना है, मतलब फ्लॉपी के बारे में पहले हम जान लिए, ठीक है। उसके फ्लॉपी के बाद आया फिर डेटा आपका हार्ड डिस्क आया, है ना, और हार्ड डिस्क के बाद आपका SSD आ गया है। अभी NVMe नाम की एक जो है SSD आने लगी है, बिल्कुल पतली सी रैम की तरह से आ रही है, बिल्कुल पतली सी रैम की तरह आ रही है। तो ये आपका डेटा को, मतलब डेटा को स्टोर करना हो रहा है। किसी फ्लॉपी को फॉर्मेट करने का अर्थ है उसको व्यवस्थित करना, उसमें डेटा भरना, सभी स्टोर फाइल को डिलीट करना, इनमें से कुछ नहीं, ये सही आंसर है। उसको व्यवस्थित करना मतलब उसका जो स्ट्रक्चर, देखिए क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं, है ना, जब कंप्यूटर फॉर्मेट करते हैं तो हार्ड डिस्क में क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर जो होता है वो गलत, मतलब ख़राब हो जाता है। देखा होगा कभी कभी ख़राब हो जाता है, मतलब ऐसा होता है कि फाइलें इधर उधर चली जाती हैं और इसलिए वजह से कंप्यूटर हैंग करने लगता है या स्लो चलने लगता है। तो हम क्या करते हैं, उसको फॉर्मेट कर देते हैं। क्या करते हैं, फॉर्मेट, यानी उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसको हम क्या करते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं। समझ गए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसको फॉर्मेट कर देते हैं ताकि वो फिर से व्यवस्थित हो जाए। RTGS का पूर्ण रूप क्या है, कभी सुना इसके बारे में? नहीं सुना है। RTGS का पूर्ण रूप क्या है, देखो रियल टाइम इसको बोलते हैं, ये सही है, फुल फॉर्म लिख लो, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। ये बैंकों के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, बैंक के द्वारा किया जाता है। जैसे किसी पार्टी को 2 लाख रुपए से ऊपर, है ना, कहीं पे तुरंत भेजना है व्यापारी को दूसरी सिटी में, तो बैंक के द्वारा ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट किया जाता है। 2 लाख से ऊपर 10 लाख तक या उससे ऊपर, 2 लाख से 10 लाख तक जो है अगर मुझे सेटलमेंट कराना है तो बैंक के मैनेजर के पास जाएंगे, कहेंगे सर जी मुझे RTGS करना है, वो आके एक ड्राफ्ट भरेगा और सीधे दूसरे बैंक में भेज देगा और दूसरे बैंक में आपका व्यापारी बैठा हुआ है, वहाँ से पैसा वो तुरंत ले लेगा। तो बैंक के मैनेजर के बीच में संबंध से होता है ये RTGS। और एक होता है NEFT, है ना, NEFT होता है। यहाँ पे 1 रुपये से लेकर, यानी 1 रुपये से लेकर, ठीक है, आप 1 लाख तक, यानी 1 लाख तक आप जो है थर्ड पार्टी बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना, यानी अकाउंट टू अकाउंट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको हाथों हाथ नहीं लिया जा सकता है थर्ड पार्टी बैंक के बीच में। थर्ड पार्टी बैंक का मतलब क्या होता है कि आप एक बैंक से दूसरे बैंक के, मतलब SBI से UBI में जमा कर सकते हो, है ना, लेकिन बैंक का अकाउंट तो होना चाहिए। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आगे क्वेश्चन बढ़े, अगला क्वेश्चन है इसमें, ओपन सोर्स क्या नहीं है, ठीक है। ओपन सोर्स के मतलब क्या हुआ, देखो ओपन सोर्स का तात्पर्य होता है कि हमें कहीं पे भी फ्री में, यानी कहीं से भी फ्री में सॉफ्टवेयर के कोड हम डाउनलोड कर सके, यानी इंटरनेट से फ्री कोड डाउनलोड कर सके इंटरनेट से, ठीक है। उसके लिए मुझे कोई भी, जैसे कोई भी जो है पैसा या पेमेंट ना देना पड़े, इसको बोलते हैं फ्री, ना फ्री कोड, इसको बोलते हैं ओपन सोर्स। क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स, सॉरी, ठीक है, ओपन सोर्स हो गया। तो फ्री में इंटरनेट से हमें कोई भी कोड मिल जाए, इसके लिए मुझे कोई भी लाइसेंस कोड लेने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, इसको वो ओपन फ्री कर। जैसे आपका लिब्रे ऑफिस, क्या बोलता है, लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स होता है, ठीक है। लाइनक्स ओपन सोर्स होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर होता है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि
इसके लिए मुझे जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो मुझे लाइसेंस कोड लेना पड़ता है। ठीक है, लाइसेंस कोड लेना पड़ता है, उसके लिए मुझे पेमेंट देना पड़ता है। क्या करते हैं, पेमेंट देना पड़ता है। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे विंडो 8 एक प्रॉपर्टरी सॉफ्टवेयर है, यानी ओपन सोर्स नहीं है। ठीक है, जैसे ओपन सोर्स में कौन सा आता है, ओपन ऑफिस आ गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, लाइनक्स हो गया, ये सब ओपन सोर्स है। लेकिन ये जो विंडो 8 है या विंडो 10 है ना, विंडोज 11 है, ये क्या है, ये प्रॉपर्टरी सॉफ्टवेयर है ना। बिल गेट्स को उनको पैसे देने पड़ेंगे। ईमेल प्रोटोकॉल क्या नहीं है, ईमेल प्रोटोकॉल। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, ईमेल फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, हाँ, सेट ऑफ रूल है ना। इंटरनेट पे दो तरीके से इंटरनेट पे कनेक्टिविटी स्थापित की जाती है, एक फिजिकल है ना, और एक क्या होता है, लॉजिकल। क्या होता है, लॉजिकल, बता चुका हूं मैं पहले। ठीक है, तो फिजिकल लॉजिकल, तो लॉजिकल में जो है प्रोटोकॉल का यूज होता है। क्या होता है, प्रोटोकॉल का यूज होता है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे अब इसमें होता है ईमेल प्रोटोकॉल क्या नहीं है, तो आई मैप का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। नोट कर लीजिए, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, एसएमटीपी सिंपल है ना, मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अब POP3 लिखा है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, तो ईमेल के लिए ये सारी चीजें जरूरत होती है। ईमेल प्रोटोकॉल ये हैं, और जो नहीं है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जो नहीं है वो आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, आईपी का मतलब होता है किसी भी कंप्यूटर का या किसी भी वेबसाइट का एक यूनिक नंबर होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं, है ना। जिसके द्वारा वो वेबसाइट चल रही हो या जिसके द्वारा कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा होता है, इसके लिए यूनिक नंबर चाहिए, इसके लिए हम आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे अब ये बताओ मुझे, ये कमेंट करके बताओ, ये किस क्लास की आईपी एड्रेस है, बताओ ये किस क्लास की आईपी एड्रेस है, बताइए ये किस क्लास की आईपी एड्रेस है, ये वाला क्लास सी। किसके लिए, क्लास सी है ना। ये लोकल एरिया के लिए रिजर्व है, मतलब रखा गया है। लोकल एरिया नेटवर्क की जो बनाते हैं हम, है ना, लैन बनाते हैं, तो लैन में हम ज़्यादातर इसी आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करते हैं। बात समझ गए, 5 क्लास होती हैं, ए बी सी डी और ई। इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, अगर कोई नंबर मिलता है तो मैं बताता हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कमेंट भी करते रहिएगा आप लोग। ईमेल प्रोटोकॉल क्या नहीं है ना, ये तो लोगे ना, तो क्या नहीं है, आईपी एड्रेस नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल एक्सटेंशन क्या है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। देखिए, पहला तो ये ODT ओपन डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स, इसका फुल फॉर्म होता है टेम्पलेट्स।
ओपन डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स, इसका मतलब क्या हुआ? देखो टेम्पलेट्स क्या होते हैं? प्री डिफाइंड डिजाइन होते हैं, पहले से बने हुए डिजाइन होते हैं, है ना, प्री डिफाइंड डिजाइन, पहले से बने हुए डिजाइन होते हैं, इनको टेम्पलेट्स कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने उस दिन आपको याद दिखाया, रिज्यूम में बनाया था या किसी और चीज में बताया था, आप लोग को याद है ना, तो वो होता है। फिर यहां पे देखो क्या क्वेश्चन पूछा था, एक्सटेंशन क्या होता है कैल्क का, है ना, तो कैल्क का इसका डॉट कैल्क गलत है ये, है ना, क्यों? लिब्रे ऑफिस में हम एक्सेल को कैल्क ही कहते हैं। ठीक है, तो ओडीएस जो है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, मैंने इसका पहले ही लिखवा दिया है, तो ओडीएस इसका जो है एक्सटेंशन होता है। और ओडीपी ये किसका होता है? प्रेजेंटेशन का, किसके? प्रेजेंटेशन का, जिसको हम लिब्रे ऑफिस में इसको इम्प्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्रेस। ठीक है, इसको बोलते, इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, नोट कर लीजिए, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। आगे बता दें, अगला क्वेश्चन, उमंग ऐप कितनी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? 13 लैंग्वेज को, 13, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, है ना। और उमंग ऐप क्या है? उमंग एक एप्लीकेशन ऐसी है जिसमें सारी जो है हमारी जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों के जो है उस पर सर्विसेज आते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? बताइए। प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड मतलब खिसकना होता है, तो ये इसका प्रयोग ज़्यादातर प्रेजेंटेशन में या इम्प्रेस, यानी जिसको हम इम्प्रेस कहते हैं ना, इम्प्रेस में किया जाता है, या पावर पॉइंट में किया जाता है। किसमें? पावर पॉइंट में किया जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एम है। कंट्रोल एम से हम क्या करते हैं? न्यू स्लाइड इंसर्ट करते हैं। किसके? न्यू स्लाइड। कंट्रोल एन से जानते ही हो सब लोग, न्यू पेज होता है ना। मेघदूत स्कीम क्या है? बताओ। मोबाइल एप्लीकेशन है। क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन। इसे ऑनलाइन स्कीम, वेब सर्विस, वेबसाइट नहीं, मोबाइल एप्लीकेशन है तो, लेकिन किसके लिए है बताओ? मेघदूत जो है वो किसके लिए है? ये किसानों के लिए बनाई गई एक इस एप्लीकेशन है ना, फार्मर्स के लिए। क्यों? क्योंकि जितनी भी फसलों के जो कौन कौन से मौसम में कौन से फसल लगाई जाती हैं, कब बारिश होना है ना, या कोई और जानकारी लेने के लिए तब इस एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन जो है मेघदूत है, ये किसानों के लिए बनाई गई है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा था ना, मेघदूत जो एप्लीकेशन है वो किसके लिए सर्विस देता है ना, तो किसके लिए? फार्मर्स के लिए। एक प्रकार का क्रिप्टो करेंसी है ना। क्या है? क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? डिजिटल करेंसी। पहली बात तो इसके बारे में जान लीजिए, आगे भविष्य में, यानी अमेरिका इसी पर बहुत बातें कर रहा है इस समय, अमेरिका है ना, डिजिटल करेंसी का बात कर रहा है। लेकिन ये किसी भी देश का अधिकृत, किसी भी देश का अधिकृत करेंसी नहीं है, समझ गए? किसी भी देश की अधिकृत करेंसी ये नहीं है, यानी यह भारत सरकार द्वारा अधिकृत है नहीं।
या अमेरिका द्वारा संचालित है? नहीं। बड़ी कोशिश कर रहा है कि हम इसको प्रमोट करें, ज़्यादा ज़्यादा चलाएं, सब कुछ है ना वो, लेकिन ऐसा नहीं है। या किसी भी है ना, डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है इसको, देखो लिखा हुआ है, या डिजिटल मनी है। क्या है? डिजिटल मनी। इसका हाथों हाथ लेन देन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता हाथों हाथ लेन, समझ। इसको वर्चुअल मनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्चुअल मनी। वर्चुअल मनी भी कहते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। टीडीएस, इससे पहले नाम सुना टीडीएस का? बताओ, किसी ने सुना इसके बारे में? जो इनकम टैक्स पढ़ चुके हैं या जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उनको पता होना चाहिए। टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, टीडीएस का। ये कहाँ होता है? जैसे मान लीजिए क्या होता है, आप घर या मकान कोई आप किराए पे देते हैं ना, किराए से प्राप्त होने वाली आय टीडीएस के रूप में कटी जाती है। या मान लीजिए कोई फंड जैसे आपने रेस किया हुआ है ना, या मान लीजिए क्या होता है कि आपका कोई फंड कट रहा है सैलरी के अंतर्गत, है ना, तो इनकम टैक्स के साथ साथ वहाँ पर टीडीएस भी काटा जाता है। या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आप किसी से हाथों हाथ पैसा ले रहे हैं लेकिन आप उस पर कुछ दे नहीं रहे हैं, तो टीडीएस का रूप बन गया है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कहाँ से? घर का किराया हो गया, या ट्रांसपोर्ट बिजनेस कर रहे हो, है ना, तो वहाँ से प्राप्त होने वाली जो कटती है आय उसको टीडीएस कहा जाता है। नेफ्ट का पूरा नाम बताओ, है ना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़ें। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम कितना होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम कितना होता है? राइटर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा कितना होता है। देखो अधिकतम जो होता है वो सही आंसर है। मिनिमम कितना है? 20%, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम कितना होता है? 600, और मिनिमम कितना होता है? 20%। लिब्रे ऑफिस राइटर फाइल एक्सटेंशन क्या है? इसमें यहाँ पे देखो एक गलत हो गया क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ओडीटी, है ना, टेम्पलेट्स का होता है। किसका होता है? टेम्पलेट्स का। ओडीएफ होता है, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो होता है वो फाइल एक्सटेंशन किसका होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। IMEI कोड कितने अंकों का होता है? बताओ। 15 अंकों का तो होता है, 12 अंकों का किस में होता है? बताओ। 12 अंकों का होता है आधार, है ना, ठीक है। फिर 14 अंकों का, 16 अंकों का डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड समझते हो? ATM कार्ड, ठीक है। 11 अंकों का, 11 अंकों का किसका होता है? पैन कार्ड, है ना। CVV नंबर 3 अंकों का, किसका? 3 अंकों का। जो 11 अंकों का जो पैन कार्ड मैंने लिखाया है ये अल्फा न्यूमेरिक होता है, अल्फाबेटिक्स। 17 अंकों का जो होता है वो होता है LPG गैस कनेक्शन, गैस कनेक्शन के लिए होता है, तो वहाँ पे नंबर दिया जाता है, वो 17 अंकों का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? अगला क्वेश्चन है। यूज़र और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, सही आंसर है। डिज़ाइनिंग करता है, प्रिंट करता है, इनमें कुछ नहीं, ये वाला सही आंसर है। यानी एक्ट एज इंटरफेस, यानी एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड हार्डवेयर, है ना। एंड ऑल्सो मैनेजेस द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के जितने भी संसाधन होते हैं, मैनेजेस रिसोर्सेस, मैनेजेस रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। समझे? कंप्यूटर के जितने भी संसाधन होते हैं उनको मैनेज करने का काम करता है, चाहे वो हार्डवेयर से हो वो सॉफ्टवेयर से हो। तो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, इज अ राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है?
डॉस एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ट्रू फॉल्स क्या लगाओगे, ट्रू फॉल्स का है ये। देखो ये पहला तो गलत है, मतलब ओपन सोर्स नहीं है पहली बात तो। क्यों नहीं है ओपन सोर्स, क्योंकि इसका फ्री में कोड नहीं मिलता है। इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क, है ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और ये किसका, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। किसका, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट का ओएस अगर कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो आप, तो ये क्या करेगा, डॉस आपको फ्री में इनबिल्ट मिलेगा, यानी इनबिल्ट प्रोग्राम है ये, समझ गए क्या है, इनबिल्ट प्रोग्राम है, ठीक है, फॉल्स है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कम से कम जूम साइज कितना होता है, कम से लिब्रे ऑफिस कैल्क में जूम साइज कम से कम कितना होता है, 20। चेक कर लिया है। अधिकतम कितना होता है, 600 नहीं होता, 400 होता है। कैल्क की बात है, क्वेश्चन सही से पढ़ो, हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कम से कम जूम साइज कितना होता है, तो यहाँ पर आपका 20 तो सही है यहाँ पे, लेकिन अधिकतम कितना है, तो 400। इसको सही से क्वेश्चन सही पढ़ो, जल्दबाजी नहीं करने का। देखिए ये देखिए, ये हो गया, ये 20% हो गया, इतना इस तरह से होता है जब। और अधिकतम देख लो कितना हो गया, ये देखिए, ये देखिए, बस ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल देख लिया। लिब्रे ऑफिस प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है, मैंने पहले ही बता रखा है, बताया ना। अच्छा ये बताओ, ये वाली कहाँ यूज होती है, बताओ। MS वर्ड में, वेरी गुड। ये कहाँ यूज होती है, क्या एडिट करते हो, फाइल या फोल्डर। कंट्रोल F2 होता तो क्या करते, कंट्रोल F2 होता तो प्रिंट प्रीव्यू हो जाता। लेकिन यहाँ पर राइटर में अगर पूछते तो क्या होता, सॉरी कैल्क में पूछते तो क्या होता है, तब वहाँ पे होता फंक्शन विजार्ड। कौन सा होता है, फंक्शन विजार्ड, है ना। बस में ही। और कंट्रोल P किसके लिए होता है, प्रिंट के लिए। कुछ कॉमन कीज जो हैं वो सबके लिए कॉमन हैं। आगे बढ़ूं, अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रीडू की शॉर्टकट की क्या होती है, कैल्क में रीडू की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल, और उसकी अंडू की। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंडू की शॉर्टकट की कंट्रोल Z। देखो आ गया। लिब्रे ऑफिस राइटर में कम से कम जूम साइज, लिब्रे ऑफिस राइटर में कम से कम जूम साइज कितना होता है, 20। बता चुका हूँ, है ना, पहले ही बता दिया था। और 10 किस में होता है, 10 कहाँ होता है, MS वर्ड में। MS वर्ड में जो है कम से कम 10 होता है। बाय डिफ़ॉल्ट लिब्रे ऑफिस में कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है, कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैं इसका प्रैक्टिकल भी बता देता हूँ। 0.89 है ना विड्थ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो कितनी होती हैं, कितनी रोज होती हैं कैल्क में है। अभी तुम लोग को तो वैसे स्टार्ट नहीं किया, कुछ लोग का है ना। 10,48,576 रोज होती हैं। ओके, सही आंसर यहाँ पे, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की संख्या कितनी होती है, देखो ये 1024 तो बता रहा है। सीरीज राइट कर दिया, इन वैल्यू कर दिया हमने 20,000। देखो 20,000 में कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे 1024 है ना, और ओके कर देंगे। देखिए अब इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल राइट कर देंगे। देखो 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 बढ़ा दिया गया ना, इसमें भी देखो 16,380 कर दी गई।
है ना। इसमें भी 16,384 हो गई है, क्या ध्यान रखना। तो राइट आंसर यहाँ पे अब थोड़ा बदल गया है, कितना हो गया यहाँ पे 16,384। इसीलिए मैंने थोड़ा सा क्रॉस चेक किया क्योंकि अपडेटेड पहले वाले में था, जो यहाँ पे 1024 हुआ करता था, तो अंतिम जो कॉलम था वो MJ था, क्या था MJ था, ठीक है। अभी क्या है 16,384 है ना, कितने हुए 16,384 कॉलम होंगे और अंतिम कॉलम है XFD। इसीलिए मैंने कहा थोड़ा क्रॉस चेक करा देते हैं आपको। तो क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से कंट्रोल राइट करता हूँ, कंट्रोल होम, देखो आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर्सर रखा मैंने, ठीक है, कैसे सीरीज नंबर डालेंगे, यहाँ पे कर्सर रखा और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो दबा दिया, देखो सॉरी ये यहाँ पे है ना, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो कर दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सीट पे जाएंगे, सीरीज फिल सीरीज पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे फिल सेल पे क्लिक करेंगे और फिल सीरीज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपसे राइट, क्योंकि हमने राइट ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा, तो राइट पे यहाँ टिक है। स्टार्ट वैल्यू बोल रहा है यहाँ पे कितना दो, यहाँ पे 1 नंबर दे दिया, और एंड वैल्यू दे दीजिए, तो हमने यहाँ पे 20,000 दे दिया, कितना दे दिया 20,000, ओके, कितना दे दिया 20,000, जबकि लेना कितना चाहिए 16,384, तो हमने 20,000 दे रखा है। और इंक्रीमेंट वैल्यू 1 रहेगी, यानी 1 बढ़ते क्रम में रहे, ओके कर देंगे, देखिए आ गया। अब मुझे अंतिम कॉलम में पहुंचना है, तो कंट्रोल के साथ राइट एरो करेंगे, देखिए 16,384 कॉलम पे आ गया यहाँ पे, है ना, ध्यान रखिएगा इसको। बस में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये वाली, क्योंकि अभी तक जो भी जो चल रहा था वो अभी वही चल रहा था, पुराना ही वाला, लेकिन अभी बढ़ा दिया गया इसमें। और अंतिम इसमें देख लो नीचे 10, यहाँ देखो कंट्रोल के साथ डाउन एरो जब दबाएंगे तो यहाँ पे देखो 10,48,576 देखो यहाँ पर आपका है ना। तो ये यहाँ पे आप देखो ये 10,48,576 कितनी रोज हो गई, ठीक है, ओके। चल तो ऊपर के लिए हैं, मैंने कहा था बढ़ा दी गई कुछ चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। तो ये आंसर गलत है 16,384 10 नहीं, नहीं, देखो वो, और ये ओल्ड में था, मैंने अभी बताया ना ये ओल्ड में था, इसकी अंतिम कॉलम AMJ था, ये भी न्यू में है, ठीक है, ये सही आंसर है, यानी ये राइट आंसर है, ठीक है। और इसका अंतिम कॉलम है XFD। अच्छा, लिब्रे ऑफिस में कौन सी, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सी फाइल सपोर्ट नहीं करता है, तो HTML सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। देखो ये वाली JPG GIF ये तो सब PNG फाइलें हैं ना, यानी पिक्चर वाली हैं, तो ये तो सपोर्ट करेंगे। थंबनेल वगैरह बनाना होता तो अब हमका इनका इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं थंबनेल वगैरह। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम साइज कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया, यानी कि 400। 500 कहाँ होता है वर्ड में, 600 कहाँ होता है राइटर में, ठीक है, सब बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट लिब्रे ऑफिस में रोज की हाइट कितनी होती है। ये नए वर्जन में है, नोट कर लीजिए, रो की हाइट है 0.45 सेंटीमीटर डिफॉल्ट। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बाय डिफॉल्ट लिब्रे ऑफिस में रो की हाइट, अभी ये नहीं है, 0.45 cm सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट वेट देखने के लिए क्या जाएंगे, फॉर्मेट भी जाएंगे और कॉलम की देख लेंगे, डिफॉल्ट विड्थ है ना, कितनी होती है 2.26 सेंटीमीटर डिफॉल्ट। कॉलम विड्थ है ना
2.26 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 0.45 सेंटीमीटर हाइट HEIGHT नोट कर लीजिए इसको, है ना। ये डिफ़ॉल्ट है, इसका मतलब डिफ़ॉल्ट मतलब पहले से उपस्थित, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। मिटा दूं? KYC का अर्थ है, बताओ, कि नो योर कस्टमर, ठीक है। मतलब फिजिकल डॉक्यूमेंट लगते हैं इसमें, क्या लगते हैं, फिजिकल डॉक्यूमेंट लगते हैं। वेरिफिकेशन के लिए आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। जबकि E-KYC में, ठीक है, आपके इंटरनेट पे यानी डिजिटल लॉकर पे आपके डॉक्यूमेंट मौजूद होते हैं ज़्यादातर, है ना। डिजिटल लॉकर में कहाँ पे होते हैं, डिजिटल लॉकर में होते हैं, तो वहाँ से वेरीफाइड करता है, क्या करता है, वहाँ से वेरीफाइड करता है, ठीक है। E-KYC इलेक्ट्रॉनिक न्यू योर कस्टमर, इसमें आपको बायोमेट्रिक लगाना होता है। बायोमेट्रिक में क्या क्या चीज़ें आते हैं, आइरिस, आंखों की पुतलियाँ, या थंब, है ना, क्या होता है थंब, और आधार कार्ड, आधार कार्ड, RTGS में टी का अर्थ रियल टाइम, है ना। तो टी का अर्थ क्या है इसमें पूछा गया है, टाइम, ओके, रियल टाइम। बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है किसके लिए, गृह, शिक्षा, वाहन, बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है, सबके लिए कराया जाता है ना। बस क्या काय के लिए नहीं कराया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रमाणीकरण की न्यूनतम सुरक्षित विधि है ना। अच्छा, अभी कल पूछ रहा था कोई 2FA क्या होता है सर, है ना। आजकल एक नई विधि है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, इसको 2 फैक्टर, इसको बोलते हैं 2FA का अर्थ क्या है, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। OTP होता है मेन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब OTP मेनली, है ना। ये 4 से 6 अंकों का होता है ना, 4 से 6 होता है मेनली, देखो कभी 5 वाट को। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रमाणीकरण की न्यूनतम सुरक्षित विधि है, तो न्यूनतम मतलब सबसे लोएस्ट की प्रमाण, मतलब आप अपने पासवर्ड को रख सकते हो। तो लोग ज़्यादा क्या करते हैं, पासवर्ड रख देते हैं ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिया, है ना। जब ABC@ कर दिया, तो न्यूनतम पासवर्ड विधि है ये, है ना। न्यूनतम सुरक्षित विधि क्या है, पासवर्ड। तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन समझ गए, सबसे स्ट्रांग पासवर्ड। अब ये कब होता है, ऐसा होता है जब आपका आधार कार्ड या आपका बैंक कार्ड यानी कुछ भी आपके फ़ोन नंबर से लिंक है, तो क्या होता है, वो सबसे पहले आपके फ़ोन से आकर पूछेगा कि भैया ये करना चाहता हूँ मैं। तो अगर आपने अलाउ किया तो वो सीधे वहाँ पे एक्सेस हो जाएगा, नहीं अलाउ किया तो वो डिनाई हो जाएगा। इसको बोलते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसीलिए तो इंक्रिप्शन वगैरह होता है, इनको इंक्रिप्शन भी बोलते हैं, सिक्योरिटी के रीज़न से इनको इंक्रिप्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इंक्रिप्शन यानी 2 लोगों के बीच में ही चीज़ें रहें, इनक्रिप्ट। उसको डिक्रिप्ट यानी दूसरे के बाद में तीसरा कोई आ जाए तो उसको बोलते हैं डिक्रिप्ट। नोट कर लीजिए कहीं पे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इंक्रिप्ट मतलब सुरक्षा के लिए होता है इंक्रिप्शन।
दो लोगों के बीच में चीज़ें रहें तो उनको इनक्रिप्शन कहते हैं। डिक्रिप्ट मतलब होता है कि दूसरे के बाद में तीसरा कोई खोल ले उसको, को डिकोड कर ले उसको, तो डिक्रिप्ट कहा जाता है। ओके, समझ में आई बात? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन अगला पोस, ये क्या है? पॉइंट ऑफ सेल, ये है क्या बताओ? अच्छा, ये एक प्रकार की क्या होती है? मशीन होती है। देखा है मशीन? एक छोटी सी होती है, इतनी बड़ी ऐसे ऐसे होती है। ज़्यादातर क्या होता है, जैसे आपका पेन कार्ड, मतलब आप कहीं दुकान पे लगी होती है ज़्यादातर, है ना, दुकान पे लगी होती छोटी सी, तो आधार कार्ड, ये सॉरी, आप डेबिट कार्ड लेके जाते हो और यहाँ से स्वैप कर देते हो, पासवर्ड डाल देते हो, बस वहाँ से पैसा ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है। एक तो ये होता है। फिर उसके बाद आपका जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंस होता है, बैंक मित्र होता है, जिसको हम बैंक मित्र कहते हैं, है ना। अब बैंक तो घर घर जा नहीं सकता, गांव गांव जा नहीं सकता है, तो कोई सिटी या कोई ऐसी जगह पे बैंक स्थापित किए जाते हैं जहाँ सुरक्षा यानी थाना वगैरह हो, ठीक है, तो बैंक वहाँ पे स्थापित किए जाते हैं, या पुलिस चौकी वगैरह हो। तो अब क्या होता है, वहाँ से बैंक मित्र संचालित किए गए हैं बैंकों से। तो ये क्या करते हैं, ये जो है जाते हैं गांव गांव में, लोगों को पैसे ज़रूरत होती है तो उनका आधार कार्ड ले लेते हैं और नंबर डाल देते हैं, और जितना वो, और जिसका आधार कार्ड होगा वो अंगूठा लगाएगा, OTP डालेगा, जितना पैसा ज़रूरत होगा उनको दे दिया जाएगा। तो पॉइंट ऑफ सेल मतलब मौके पर ही बिक्री कर देना, समझ गए? जहाँ पर मौके पर ही बिक्री कर देना, इसको पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है। बात समझ गए? तो बैंकिंग यानी बैंक मित्र इसको ज़्यादातर संचालित करते हैं, या तो कोई जो मेन बड़ा दुकानदार होता है वो इसको संचालित करता है, ठीक है। सॉरी, बैंक किस पर ब्याज लेते हैं बताओ? किस पर लेते हैं? ऋणों पर, है ना। जो ऋण लेता है उस पर बैंक जो है ब्याज लेने लगा है। बैंक किस पर ब्याज देते हैं? जमाओं पर। किस पर ब्याज देते हैं? जमाओं पर, ठीक है। अगला बढ़े, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, नोट कर लेना। लेन देन बैंक मित्र कौन कौन है बताओ? ये देखो आगे क्वेश्चन आगे बताओ, सही है? देखो अभी ये पहले बैंक बता दिया वहाँ क्वेश्चन में, देखो यहाँ आगे है, फंस गया, है ना। लेन देन बैंक मित्र कौन है? बैंकों द्वारा अनुबंधित बैंकिंग संवाददाता, जिसको BC कहते हैं। आगे बढ़े। आधार क्या है? देखो 12 अंकों की संख्या का कार्ड, UIDAI द्वारा जारी पहचान पत्र, और AB दोनों, है ना। तो AB दोनों यही है, ठीक है, AB दोनों। अंक याद रखना जाता है, इसके बारे में पूछा जाता है। UIDAI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? UIDAI का बताओ क्या फुल फॉर्म होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो पैन का अभी क्वेश्चन पूछ लिया। पैन का अर्थ है परमानेंट अकाउंट नंबर, है ना। कितने अंकों का होता है? 11 अंकों का, 11 डिजिट का होता है, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। किसमें होता है? अल्फा न्यूमेरिक होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्थाई खाता, परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थाई खाता लिखा ना। वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है? या हर एक्सेस के लिए भिन्न है, 10-15 मिनट बाद चेंज हो जाता है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 10-15 मिनट बाद क्या होता है? चेंज हो जाता है।
क्लियर। बैंक खाता खोलने के लिए केवाईसी मानदंडों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में किस दस्तावेजों के आधिकारिक रूप से वैध माना जाता है ना। पासपोर्ट, भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार संख्या, पैन कार्ड या केवल पासपोर्ट। केवल देखो जितने दिए गए विकल्प दिए गए, जितने देखो यहाँ पर है ना, जितने विकल्प दिए गए उतने विकल्प में आपको पासपोर्ट भी वैलिड एक पहचान पत्र है, वरना डीएल आपका एक पहचान पत्र है, आधार कार्ड पहचान पत्र के लिए माना गया है ना। बैंक द्वारा खाता खोलने के लिए केवाईसी मानदंडों के लिए है ना। इनमें से कौन सी मोबाइल बैंकिंग सेवा है? बैलेंस की जांच, खाता लेन देन, भुगतान और एक और है ये सभी, है ना। बैलेंस की जांच, इसमें कौन सी मोबाइल बैंकिंग सेवा है? तो बैलेंस की जांच कर सकते हैं, खाता का लेन देन भी कर सकते हैं, यूपीआई का इस्तेमाल करते हो नहीं करते हो, और भुगतान भी कर सकते हो। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है बताओ? यूपीआई का क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, समझे। इसके लिए हम क्या करते हैं? यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट देखने के लिए। एक होता है यूपीआई में ही आजकल होता है एक ई वॉलेट होता है ना। ई वॉलेट का मतलब क्या होता है कि यह डायरेक्ट पैसा बैंक में ट्रांसफ़र नहीं करता है, आपके यूपीआई के वॉलेट में ट्रांसफ़र करता है। इसको बोलते हैं ई वॉलेट, है ना। एक होता है ई वॉलेट होता है जो बैंक के, जैसे आजकल क्या होता है पैसा आता है सीधे बैंक से लिंक होता है तो बैंक में ही आ जाता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो ई वॉलेट में रख सकते हो, ताकि बैंक अगर कोई करेक्शन दिक्कत हो जाए तो आप ई वॉलेट से पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हो यूपीआई में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन, आईएमपीएस लेन देन शुरू करने हैं तो निम्नलिखित में से क्या एक माध्यम नहीं हो सकता है? आईएमपीएस बताओ, आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है पहले तो जान लेते हैं। आईएमपीएस लेन देन शुरू करने हैं तो निम्नलिखित में से क्या एक माध्यम नहीं हो सकता है? पैन नहीं हो सकता है, इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएं। अगला क्वेश्चन है, आईआरसीटीसी एक रेलवे सेवा प्रदाता है ना। रेलवे की सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे रेल टिकट वगैरह है ना, रेल टिकट देता है, फिर आपको खाने पीने की व्यवस्था भी प्रोवाइड कराता है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, निम्न में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग द्वारा नहीं किया जा सकता है? खाते से नगद निकालना जो है नहीं कर सकते हो, यानी बैंक का कर्मचारी होना चाहिए लेन देन के लिए। ठीक है, क्या दावा देते हैं? डिजिटल पेमेंट में विस्तृत लेन देन के लिए पसंदीदा स्थानांतरण मोड क्या है? यूपीआई और आरटीजीएस, है ना। आईएमपीएस का मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, 24 आवर में तुरंत हो जाता है, ये गवर्नमेंट भेजती है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट वगैरह पेमेंट भेजती है, आपके बैंक खाते में पैसा आता है तो ये आईएमपीएस के द्वारा होता है। एनईएफटी जैसे आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो पैसा कट जाता है, वो एनईएफटी के द्वारा होता है। और यूपीआई में आप लेन देन करते हो, आरटीजीएस में भी लेन देन करते हो। आरटीजीएस का पूर्ण रूप रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। उसके बाद यहाँ पे निम्न में से कौन सा इंटर बैंकिंग का लाभ नहीं है? ब्याज की उच्चतर दर प्राप्त करना, मतलब बहुत अधिकतम ब्याज आपको नहीं मिल सकता है ना। इंटरनेट बैंकिंग का लाभ नहीं है,
बिलों का ऑनलाइन भुगतान करना, धन की सक्रिय स्थानांतरण करना, किसी भी समय खाता के विवरण देखना, ये सारे कामों को किया जा सकता है। लेकिन ब्याज की उच्चतर दर प्राप्त करना ये इंटर बैंकिंग का लाभ नहीं है। और इसको यूट्यूब पे हम अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग देखिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना आज आपके लिए हो गया है। तो आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होंगी। और अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में आप इनको अपने तैयार करते हो तो मुझे उम्मीद है कि उसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।